हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कौन कौन ज्वाइन कर गया है? ऑलराइट, कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट? कल हुआ था ना? हमारा नहीं हुआ सर, सिलेबस कंप्लीट नहीं था इसलिए। अच्छा अच्छा। फिर भी आपने ऐसे पार्शली पेपर देखकर देखा, जितना सिलेबस हो चुका है उसके हिसाब से क्वेश्चंस? नहीं सर, नेक्स्ट वीक में TWT है इसलिए इसकी प्रिपरेशन कर रहे अच्छा अच्छा, चलो ये भी ठीक है। ऑलराइट, तो ऑलराइट, जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास बोला था, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। सो सरफेस केमिस्ट्री करके चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में। नाउ थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। इट विल नॉट बी समथिंग जैसा अपने नॉर्मल फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स रहते हैं विच आर जिसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा होते हैं। दिस इज मोस्टली अ थियोरेटिकल चैप्टर, तो इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लाइक थ्योरी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप लोग समझोगे जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। सो इसमें जनरली जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहता है, मैं इनफैक्ट जब ऑफलाइन क्लास भी लेता था, तो अब इसमें व्हाट आई यूज्ड टू आस्क द स्टूडेंट्स वाज कि आप लोग बुकलेट में ही अपने नोट्स बना लो, क्योंकि बुकलेट में जो थ्योरी दी हुई है उस थ्योरी को वापस से आप अपने नोट्स में कॉपी करोगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल एफर्ट हो जाएगा। और तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बुकलेट के थ्रू ही उनको बताता था, समझाता था। एंड अगर कुछ एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रहता था, कुछ एडिशनल बात बतानी होती थी, कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखने होते थे, तो वो मैं उधर ही बुकलेट में उनको लिखवा देता था। तो फ्यूचर में आपको जब रिवीजन करना हो, जब पढ़ाई करनी हो वापस से सर्विस केमिस्ट्री चैप्टर की, तो वो बुकलेट ही आपका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहे, जिसके अंदर थ्योरी, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज सम सैम्पल क्वेश्चंस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उसी तरीके से व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पर इसी वन नोट में मैं बुकलेट के स्क्रीनशॉट या फिर बुकलेट के स्नैपशॉट्स ले लेकर डालता जाऊंगा, ठीक है। एंड यही आपके फाइनल नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। सो इसमें डोंट वेट फॉर कॉपिंग। जैसे पुराने चैप्टर्स में तो कैसा रहता था, पुराने चैप्टर्स में मैं आपको बोलता था कि हाँ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के लिए देन आई विल यूज टू राइट थिंग्स हियर एंड देन पॉज एंड देन आस्क यू कि हाँ कॉपी कर लिया और फिर आगे बढ़ते थे, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप नोट्स बनाओगे तो आप बेसिकली डबल लिखने का ही काम करोगे, क्योंकि सॉल्विंग वगैरह इसमें कुछ है नहीं खास, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे बैठ के इंडिविजुअल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ स्क्रीन पे लिखूंगा, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इमेज डालूंगा, लाइक नोट्स डालूंगा, वही आप प्रिंट लेकर बाद में रेफर करना, ठीक है। क्योंकि मैं काफी सारा बुकलेट का ही कंटेंट यहाँ पर वापस लिख के वापस पेस्ट करूंगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हो गौरव? इज इट नोट्स कैन रेफर फॉर बोर्ड्स? हाँ, इसमें ये है एक्चुअली थियोरेटिकल चैप्टर ही है गौरव, बिकॉज ये थियोरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें मतलब जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो आप बोर्ड्स के लिए एज वेल एज नीट के लिए, दोनों के लिए यूज करोगे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ पहले मैं आप लोगों को एक आउटलाइन दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर नोटिस करना, दिस इज अ theoretical chapter
लेसर ऑन न्यूमेरिकल्स। बहुत कम न्यूमेरिकल्स रहेंगे इसके अंदर। इसका आउटलाइन समझना, ठीक है, और उसका वेटेज रहता है, ठीक है, हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं इससे। सो इसका आउटलाइन इस तरीके से रहेगा। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। दो मेजर सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक रहेगा एडजॉर्प्शन का पार्ट और एक रहेगा कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, दोनों ही नए टर्म्स हैं आपके सामने। ठीक है, आपको अभी आई थिंक इनकी डेफिनेशंस शायद पता हो, शायद ना पता हो। ठीक है, बट हम लोग एक एक करके इनकी डिटेल में जाएंगे, एक एक करके इनकी डेप्थ में जाएंगे। दैट व्हाट इज adsorption, what are the types of adsorptions, what are the factors affecting adsorptions, what are the key applications of adsorptions, right? तो ये सब डिटेल्स में हम लोग जाएंगे इस सरफेस की, इस पर्टिकुलर चैप्टर की। and then we will move on to the section of colloids. Now ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आर ट्रेमेंडस। मतलब इस चैप्टर की जो एप्लीकेशंस है, they are very vast and they are used at all scales। मतलब ये आपके ऐसे कॉमन यूज में भी आते हैं डे टू डे लाइफ में, as well as there are industrial uses, industrial या फिर we should say research oriented भी इसके बहुत uses रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल in many manufacturing plants, in many manufacturing industries, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा दैट कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, एक रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करने के लिए। ना वो कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है, इट इज ऑन दिस फिनोमेना और इन दिस प्रोसेस कॉल्ड एडसॉर्प्शन। इसके ऊपर ये उसका अंडरलाइन प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर कैटलिस्ट वर्क करता है। ठीक है, बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, नेचुरली अकरिंग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो वो एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं वो भी इस एडसॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर कवर होता है। ठीक है, जो अंडरलाइन एस्पेक्ट है इसका। ठीक है, इनफैक्ट आज की तारीख में जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर भी जो रिसर्च हो रहा है, ठीक है, उसमें अंडरलाइन जो प्रिंसिपल्स हैं वो सरफेस केमिस्ट्री के ही यूज करे जाते हैं। किस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं वो लोग बेसिकली वायरस जो है, ठीक है, वायरस की सरफेस को स्टडी करते हैं कि वायरस की सरफेस पर कुछ इस तरीके के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल डिजाइन ड्रग्स, दे विल डिजाइन मेडिसिन सच दैट वो इसके सरफेस पे जाकर अटैच हो जाएं और इस वायरस को डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये वायरस अपने इन्हीं सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट ग्रुप्स हैं उनसे जाके ह्यूमन सेल्स को अटैक करते हैं, ह्यूमन सेल्स से जाके अटैच हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से जाके अटैच हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज a chapter that goes on to
help in a lot of practical applications. And इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, न्यूमेरिकल्स इतने नहीं रहेंगे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग ऊपर ऊपर से, ठीक है, विदाउट गेटिंग इनटू लॉट ऑफ डिटेल इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बिट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो लेट मी पुट द हेडिंग, द टर्म एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नाउ ये जो टर्म है, इट इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू वुड हैव already studied in your junior classes called absorption, AB, but there is difference between absorption and adsorption. So let me start this discussion of absorption versus adsorption as a starting point, ठीक है। absorption versus adsorption. Now कोई बताएगा मुझे absorption का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल, एनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जहां पर आपने absorption होते हुए देखा हो कि absorption क्या होता है, उसका कोई एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेसल में पानी लिया, ठीक है, और उसमें आपने चॉक को डिप करा, तो क्या होगा? ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये चॉक के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ये चॉक है एंड ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोटिस करना, द चॉक और द वाटर मॉलिक्यूल्स आर अब्सॉर्ब्ड, ठीक है, आर अब्सॉर्ब्ड बाय chalk into its bulk, ठीक है। बल्क का मतलब हो गया उसके अंदर चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इट इज ड्रिवन बाय डिफ्यूजन। यहाँ पर बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, चॉक के अंदर कम है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे चॉक के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। एंड इसके थ्रू जाएंगे क्योंकि चॉक क्या है, चॉक पोरस सब्सटेंस है, ठीक है। डिफ्यूजन थ्रू द पोर्स ऑफ चॉक, राइट। इसमें अगर आप मान लो कुछ ग्लास का रॉड डाल दोगे तो ग्लास का रॉड थोड़ा ना अब्सॉर्ब करता है पानी को, क्यों? क्योंकि ग्लास की सरफेस जो है वो वाटर को अलाउ नहीं करती अंदर जाने के लिए, उसकी सरफेस जो है वो बहुत, यू कैन से, स्मूथ है,
उसमें पोर्स नहीं है। तो ये अब्जॉर्प्शन का एग्जांपल आप लोगों ने बहुत बार देखा है अपनी रियल लाइफ में। अभी यहाँ पर समझना अब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है, एंड इसके अंदर आपने सिलिका जेल रख दिया है, ठीक है। सिलिका जेल आपने रखा है। सिलिका जेल क्या होता है, आप लोगों ने कभी ऐसे वाटर बॉटल खरीदा हो या टिफिन बॉक्स खरीदा हो या बैग खरीदा हो, तो उसमें एक ऐसे छोटा सा पैकेट आता है ना, जिसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे Yes. दाने रहते हैं, मतलब छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं, उस पे लिखा होता है डू नॉट ईट। तो वो सिलिका जेल होता है। तो उसका काम क्या होता है, वो सिलिका जेल अंदर बॉटल के अंदर या बैग के अंदर मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वो मॉइस्चर या फिर कोई भी स्मेल होगी, कोई भी गैस होगी जिसकी वजह से स्मेल आ रहा होगा, उस गैस को भी अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब मतलब उसकी सरफेस पर, ठीक है, ये जो सिलिका जेल रहेगा इसकी सरफेस पर आकर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं, ठीक है। इसकी सरफेस ऐसी है कि वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके, अट्रैक्ट करके रख लेती है, ठीक है। तो यहां पर देखना, व्हाट आई मीन बाय एडसॉर्प्शन इज वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और यू कैन से गैसेस आर adsorbed, ठीक है, एडी adsorbed on the surface of silica gel, ठीक है। यहां पर डिफ्यूजन, सॉरी, अब्जॉर्प्शन के अंदर, ए बी अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर अब्जॉर्ब हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग अब्जॉर्ब्ड इनटू द बल्क और इनसाइड, ठीक है। अब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर अब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, ठीक है। तो इसके लिए एडसॉर्प्शन को सरफेस फिनोमेना भी बोलते हैं, ठीक है। ये अंदर नहीं जाएंगे उसके, ठीक है। नहीं विशाल, कोरोजन, कोरोजन तो क्या हो गया, कोरोजन तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू ह्यूमिडिटी, दैट इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग, ठीक है। एंड उससे एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, एंड उससे आप एडसॉर्प्शन को नहीं रिलेट करोगे, ठीक है। वो थोड़ा सा, वो एक काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर नोटिस करना, यहां पर जो एडसॉर्प्शन का प्रोसेस है, ठीक है, इट इज ड्रिवन बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सरफेस मॉलिक्यूल्स एंड जो भी सब्सटेंस अब एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड द सब्सटेंस बीइंग एब्जॉर्ब्ड,
ठीक है, जैसे सिलिका जेल है तो सिलिका जेल की सरफेस और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ठीक है, यहां पर कैसा था, absorption was driven by diffusion, but यहाँ पर this will be only on the surface। ठीक है, अंदर बल्क में नहीं जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स सरफेस पर ही रहेगा। So this becomes a primary difference between absorption and adsorption। ठीक है, now अब इसमें अगर आप एडिशनल एक दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और लिखना चाहोगे, थोड़े से फैंसी वर्ड्स अगर यूज करना चाहेंगे तो वो किस तरीके से रहते हैं यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना। इसमें जिस सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडसॉर्बेट। ठीक है, एडसॉर्बेट मतलब जिस सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, द सब्सटेंस on the surface of which adsorption occurs। ठीक है, एंड जो सब्सटेंस एडसॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, उसको नाम देंगे एडसॉर्बेंट। ठीक है, एडसॉर्बेंट का डेफिनेशन क्या हो गया, द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग एडसॉर्ब्ड ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एडसॉर्बेट क्या होता है और एडसॉर्बेंट क्या होता है, ये फैंसी वर्ड्स यूज करे जाते हैं। ठीक है, फॉर एडसॉर्प्शन फिनोमेना। ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे एडसॉर्प्शन के। ठीक है, ये तो बस मैंने एग्जांपल दिया है सिलिका जेल का, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इवन चारकोल, ठीक है, सिंपल चारकोल का जो पीस रहेगा वो भी एडसॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है। चारकोल के पीस के ऊपर जो पोरस सरफेस साइड्स रहेंगी, दे एडसॉर्ब मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस। ठीक है, इवन जब ऐसे शुगर बनाई जाती है, ठीक है, शुगर प्रोसेसिंग जब होती है तो उसमें शुगर का जो कलर होता है फाइनली वो कैसा होता है, देयर इज नो कलर, ट्रांसपेरेंट होता है। बट शुगर जब प्रोसेस करी जाती है शुगर केन से, तो उससे वाइट शुगर नहीं निकलती है, उससे उसके अंदर ऑर्गेनिक डाइज प्रेजेंट होती हैं जिससे कलर रहता है उसके अंदर। तो जो कलर्ड शुगर सोल्यूशन होता है उसको ऐसे चारकोल के बेड्स के ऊपर से पास करा जाता है, और चारकोल के बेड्स क्या करते हैं, जो डाई के पार्टिकल्स होते हैं जो कलर देते हैं सोल्यूशन को, उसको अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसकी वजह से जो बाहर सोल्यूशन निकलता है वो कलरलेस निकलता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग
which is another common example. ठीक है, एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम्पल्स को निग्लेक्ट करते जाओगे. तो मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो मैं ये एग्जाम्पल्स भी आपके साथ में यहाँ पर मेंशन करता जाऊंगा. ठीक है, लाइक दीज आर क्रूशियल एग्जाम्पल्स. ये कॉमन एग्जाम्पल्स आपसे एक्सपेक्ट करे जाएंगे कि आप ध्यान रखो. जैसे मैंने आपको बताया, गैस चारकोल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है, या फिर डाई जो है कलर्ड डाई वो चारकोल की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है, जो हमारा ऐसा शुगर इंडस्ट्री में काम आता है. ठीक है, ये ऐसे गैस मास्क बनाने में काम आता है. ठीक है, इनफैक्ट आपने आजकल देखा होगा कि टूथपेस्ट में चारकोल आ रहा है, या फेस वॉश में चारकोल आ रहा है. देखे हैं आपने, एड्स आते हैं टीवी पर कई बार कि ये नया पॉन्ड्स का फेस वॉश, इसमें है एक्टिवेटेड चारकोल. तो वो क्या होता है, वो चारकोल जो रहता है वो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस करता है. तो चारकोल अगर मान लो आपके फेस वॉश में है और आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो चारकोल आपके फेस के ऊपर से जो भी ऑयल के पार्टिकल्स या डर्ट के पार्टिकल्स या जो आपकी स्किन के पोर्स हैं उनमें जो प्रेजेंट पिगमेंट्स होंगे उनको निकाल लेता है, और उससे आपका चेहरा थोड़ा सा ब्राइट दिखने लगता है. ठीक है, इनफैक्ट आप लोग कभी ऐसे मंदिर गए होगे तो मंदिर में ये मिलता है ना प्रसाद में ऐसे, आपने कभी खाया है? पता नहीं आप महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं उसको, पर भभूति ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? जो ऐसे वो नो। ऐश ऐश की तरह होता है, चुटकी भर ऐसे प्रसाद की तरह देते हैं मंदिर में. कभी देखा है वो? नहीं। ऐसे दिखाते हैं ना, मतलब कुछ और बोलते होंगे यार, ऐसी बात नहीं है. मतलब जैसे लेट मी एक बार गूगल सर्च भभूत इन महाराष्ट्र. मतलब मैं चलो आपको फोटो दिखाता हूँ. इसमें भी नहीं आ रहा. चीजें तो गूगल भी नहीं बताता. हाँ, मतलब जैसे भस्म भस्म विभूति ऐसा कुछ याद है? भस्म विभूति कुछ करता है, बट ठीक है चलो. अगर तो उसमें भी क्या होता है दैट एड्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल यूज होता है. ठीक है, so this is something which is quite an age-old practice that has been there, and अब मॉडर्न साइंस में भी इसका बहुत यूज होता है. ठीक है, नाउ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, जो एक
इंपॉर्टेंट ध्यान देने लायक बात है यहाँ पर। अब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन में आप देख रहे हो तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस गेटिंग अब्जॉर्ब, ठीक है, जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कैसा हो गया, ये पूरा अंदर तक चला गया है, ठीक है, इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इन chalk is same throughout the material, ठीक है, it is a bulk phenomena, ठीक है। बट अब एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन में मैंने जैसा आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द substance is on the surface, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेंट, ठीक है, यहाँ पर एडजॉर्बेंट क्या है अपना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है, सॉरी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस of the adsorbate is different or higher than in the bulk. adsorbent क्या हो गया, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा रहेगा, अंदर बल्क में नहीं रहेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि यूज होते हैं, इसलिए आई एम हाईलाइटिंग देम नाउ। अब ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, हमारा फोकस जो है वो एडजॉर्प्शन पर है, एब्जॉर्प्शन तो बस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था सो एज टू हेल्प डिफरेंशिएट। अब इसमें नोटिस करना दैट एडजॉर्प्शन की डिटेल्स क्या है, एडजॉर्प्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग थोड़ा मॉलिक्यूल्स का एक पर्सपेक्टिव समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट बिफोर वी स्टार्ट, ठीक है, एक टर्म नोटिस कर लेना, एक टर्म कहलाता है सॉर्प्शन, ठीक है, सॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, बोथ एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन आर हैपनिंग, ठीक है, दैट इज व्हाट इज सॉर्प्शन, जब दोनों अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप नोटिस करना, चॉक को हम लोग डिप कर देंगे किसके अंदर, चॉक को हम लोग डिप कर देंगे इन कलर्ड इंक वाटर, तो उसमें क्या होता है, जो इंक होता है वो अब्जॉर्ब होता है, सरफेस पे रह जाता है, और वाटर जो रहता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है ऑन इनसाइड द चॉक,
अगर आप चौक को तोड़ के देखोगे, जैसे मान लो आपने यहाँ पर ऐसे कलर्ड वाटर है, ठीक है, एंड इसके अंदर आपने ऐसे मान लो चौक को डाला, ठीक है, और फिर आप इस चौक के पीस को तोड़ के देखोगे, ठीक है, तो कैसा दिखेगा? ये ब्लू कलर का इंक जो है इसकी सरफेस पे दिखेगा, ठीक है, एंड अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आगे होंगे बट अंदर ब्लू नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेटर फोटो बताता हूँ जिसमें आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। हम्म, उस वीडियो में ही था, ठीक है, लेट इट बी। नाउ अब थोड़ा सा डिटेल समझना है यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू एड्सॉर्प्शन होता क्या है एट अ more detailed manner at a more molecular level, ठीक है। So mechanism of adsorption, ठीक है, mechanism of adsorption आप समझना, एंड उसके साथ में उसकी थर्मोडायनेमिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना mechanism of adsorption and its thermodynamics। So what will happen is that मान लो यहाँ पर कुछ सॉलिड रखा हुआ है, ठीक है। अब इस सॉलिड के पास में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक तो सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है, और एक जो कि अंदर प्रेजेंट है, बल्क या इनसाइड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो ये अंदर वाला मॉलिक्यूल है, बल्क वाला, इसके साथ में क्या होता है, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस attractive forces in all directions, ठीक है। जो अंदर वाला मॉलिक्यूल रहता है इसके ऊपर, लेफ्ट में, राइट में, नीचे, ठीक है, सब जगह पर और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिसके साथ में ये यू कैन से बॉन्डेड है, ठीक है। तो जो इसका आप मान सकते हो कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसपास जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। बट ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सरफेस मॉलिक्यूल के साथ में क्या हो रहा है, इट एक्सपीरियंसेस अनबैलेंस्ड attractive forces,
क्यों? क्योंकि आप नोटिस करोगे जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके नीचे या लेफ्ट में या राइट में मॉलिक्यूल्स हैं, बट ऊपर इसके मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, ठीक है। सो यहां पर वी से दैट देर आर फ्री और अवेलेबल valence electrons that can play an important role, ठीक है। तो अब क्या होगा जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा सरफेस के, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने लगे, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर बिठाने लगे, ठीक है। सो यहां पर we can say that these surface molecules are responsible for adsorption, ठीक है। सरफेस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे दूसरे सब्सटेंस को, ठीक है, और उनको रिटेन करके रखेंगे अपनी सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब कई बार स्ट्रॉन्ग रिटेंशन रहता है, कई बार वीक रिटेंशन भी रहता है, ठीक है। सो इनफैक्ट मैं एक और टर्म यहां पर आपके साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, डीसॉर्प्शन, ठीक है। ये टर्म रहेगा डीसॉर्प्शन। इसका मतलब क्या रहेगा, आप गैस कर सकते हो? द प्रोसेस और द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन adsorbed substance, ठीक है। The process of removal of an adsorbed substance from the surface on which it is adsorbed, it is called as desorption, ठीक है। कैसे कर सकते हैं ये? मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है। आप हीटिंग कर सकते हो, या मैकेनिकल रबिंग कर सकते हो, या प्रेशर रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको कर सकते हो। नाउ ऑब्जर्व करना अब इस प्रोसेस की थर्मोडायनेमिक डिटेल्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके नोटिस करना, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग एक एक करके थर्मोडायनेमिक्स नोटिस करते जाएंगे। एडसॉर्प्शन is an exothermic process, ठीक है। डेल्टा H जो होगा इसका लेस देन 0 होगा। Why? Because अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेंगे ना। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम्स डाउन, मेक्स इट मोर स्टेबल। तो एडसॉर्प्शन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा, ठीक है। देन यहां पर ऑब्जर्व करना डेल्टा एस में कैसा रहेगा, चेंज इन एंट्रोपी, इसका आपका क्या गैस रहेगा? एनी गैस? पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा?
एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस में क्या होता है? अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जो गैस है वो इंस्टेड ऑफ बीइंग रैंडमली प्रेजेंट, वो सरफेस पे आकर बैठ गई ना, यहाँ पर उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो गई, राइट। सो व्हेन अ गैस इज adsorbed, when a gas is adsorbed, क्या होगा? द एंट्रोपी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द गैस क्या होता है? यहाँ पर जो हमारा डिग्री ऑफ रैंडमनेस था, पहले गैस के पार्टिकल्स कैसे थे? रैंडमली कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते थे, बट अब वो सरफेस के ऊपर आकर बैठ गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ एडसॉर्प्शन। तो एंट्रोपी घट जाएगी, मतलब डेल्टा एस ऑफ एडसॉर्प्शन इज आल्सो लेस देन 0, ठीक है। सो entropy wise and enthalpy wise, we find that the delta H and delta S of adsorption process are negative, ठीक है। अब कैसा रहता है? adsorption का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस मतलब क्या होगा? डेल्टा जी नेगेटिव, ठीक है, एंड उसके लिए आप नोटिस करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए स्टेटमेंट लिख लेता हूँ पहले, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। यहाँ पर what it is trying to say is that adsorption is accompanied by decrease in enthalpy as well as entropy, ठीक है। अब अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना है, क्योंकि एडसॉर्प्शन अपने आप से होना है, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, जो डेल्टा जी है वो भी आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है दैट डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। मैं आपको अलग से लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने पढ़ा है दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो अब अगर ये चीज नेगेटिव होनी है तो उसके लिए क्या होगा? डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से ज्यादा होगा, ठीक है। फॉर स्पॉन्टेनियस adsorption, magnitude of delta H will be greater than the magnitude of T delta S, ठीक है। क्योंकि ये भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, और ये डेल्टा एस का नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे एडसॉर्प्शन होता जाएगा, ठीक है, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ये आप इसको हटा दो, ठीक है। धीरे धीरे कैसा होता जाएगा? एज adsorption
प्रोसीड्स, ठीक है, जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा एंड बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस, ठीक है। एट दिस पॉइंट वी से इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, किस किस के बीच में? बिटवीन adsorption and desorption। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ adsorption। जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट आप PYQs देखोगे तो उसमें नीट का एक क्वेश्चन इसी के ऊपर था, which talks about the thermodynamics of adsorption। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही बस थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन का आंसर दो। राइट राउंड राइट विशाल, क्या हो गया यहाँ पर? हमने नोटिस किया डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी और आर नेगेटिव विद एडसॉर्प्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं आपके सामने एंड आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, नाउ अब हमें एडसॉर्प्शन समझ में आ गया है, ठीक है, बेसिक लेवल पर कि एडसॉर्प्शन क्या होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट important part about adsorption, types of adsorption। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो adsorption के हम लोग दो टाइप्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक होता है फिजिकल adsorption, फिजिकल adsorption या फिर फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, और एक होता है केमिकल adsorption। ठीक है, फिजिकल adsorption जैसा आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा बिटवीन adsorbent एंड adsorbate, ठीक है, वो आपका फिजिकल बॉन्ड रहेगा, मतलब वंडर वॉल फोर्सेस रहेंगे। एंड केमिकल एडसॉर्प्शन में एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिजिकल एडसॉर्प्शन कैसा हो गया, जैसे यू कैन से एडसॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। ठीक है, आप चारकोल लेके आए, आपने रखा, ठीक है, एंड उसकी सरफेस के ऊपर ये NH3 गैस एडसॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एंड कैसे एडसॉर्ब हो जाता है? बस अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस रहते हैं,
जो NH3 के मॉलिक्यूल्स को अटैच कर देते हैं चारकोल के सरफेस के साथ में। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसा रहता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर एड्सॉर्प्शन होता है। जैसे यहाँ पर नोटिस करना एग्जांपल, एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ से निकल, ठीक है, निकल या फिर प्लैटिनम। आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में कैटालिसिस कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। तो उसमें यहाँ पर ये H2 गैस जो है ये निकल की सरफेस पे आके स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बना लेता है, जिसे हम लोग केमिकल एड्सॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में और भी सिग्निफिकेंट कुछ डिफरेंसेस होते हैं। लेट मी एक्चुअली टेक दोज डिफरेंसेस एंड हाईलाइट देम, ठीक है। सो एक मिनट दो मुझे, ठीक है, लेट मी ब्रिंग दैट डिफरेंस वाला टेबल। Give me 1 minute. जिसमें यू हैव हाँ, ये इजी रहेगा। ये वाला ऑब्जर्व करना आप, ठीक है। बुकलेट से उठा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने बोला कि हम लोग बुकलेट का काफी यूज करेंगे। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कैसा होता है? इट इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है? केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इट इज नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का गैस एक ही टाइप के एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर अमोनिया गैस की जगह, ठीक है, अमोनिया या H2S या SO2, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस, ठीक है, कैन बी एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, ठीक है। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। बट जब केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात होती है तो केमिकल एड्सॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस निकल की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रहा है तो अमोनिया गैस भी हो जाएगा या CO2 गैस भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन में बहुत ही पर्टिकुलर स्पीशीज के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इसीलिए जैसे कैटलिस्ट की बात करी जाती है तो कोई से भी रिएक्शन में कोई सा भी कैटलिस्ट थोड़ा चल जाता है। जो कैटलिस्ट होते हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं कि कौन से रिएक्शन में यूज करे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में देखना। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बोला जा रहा है कि इट इज रिवर्सिबल, ठीक है। मतलब आप चारकोल को हीट कर दोगे या चारकोल की सरफेस को रब कर दोगे तो क्या होगा, उस पर जो गैस थी पहले से वो हट जाएगी, ठीक है, और वो चारकोल फिर से एड्सॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में, ठीक है, इट इज नॉट समथिंग विच चेंजेस दैट इजीली, ठीक है। सो इट इज इरिवर्सिबल बोलते हैं, ठीक है। इट इज इरिवर्सिबल बाय, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंपल हीटिंग आप करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो गैस एब्जॉर्ब हुई है वो चली जाएगी, ठीक है। देयर आर देन अदर रिएक्टेंट्स जो कि एब्जॉर्ब होंगे और वो फिर रिएक्ट करके कैटलिस्ट की सरफेस से रिमूव होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। बट जैसे
फॉर एग्जांपल ये निकल की सरफेस है, ठीक है, निकल की सरफेस है, निकल के एटम्स प्रेजेंट है। अब मान लो H2 गैस आ गई, ठीक है, H2 गैस आ गई और वो निकल की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये रेड कलर में जो मैंने बनाए हैं, दे आर बॉन्ड्स दैट फॉर्म बिटवीन निकल एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इतनी आसानी से नहीं रिलीज होगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मान लो इसके बाजू में ऐसे C2H2 आया, और C2H2 क्या करेगा, अब इन H मॉलिक्यूल्स को खींचेगा और बनाएगा C2H6, और फिर ये हाइड्रोजन के एटम्स निकल की सरफेस से रिमूव होंगे, ठीक है। सिंपल हीटिंग से नहीं रिमूव होंगे, तो इसलिए इसको ऐसे इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पर नोटिस करना हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब डेल्टा एच हो गया। डेल्टा एच यहाँ पर लो रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये वीक फोर्सेस हैं। यहाँ पर डेल्टा एच ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ऐसी कोई खास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगती है, मतलब आप ऐसे चारकोल को छोड़ दो तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसे गैसेस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ठीक है। बट केमिकल एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने निकल रख दिया और रूम टेम्परेचर पे रख दिया और निकल की सरफेस पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नहीं, वैसा नहीं होता। इसके लिए भी आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा जब भी आप कैटलिस्ट का बेस्ड रिएक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, मतलब जैसे आपने मान लो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही पढ़ा होगा कि C2H4 H2 के साथ कंबाइन करके C2H6 देता है ऑन द सरफेस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस भी डिफाइन करे जाते हैं कि ये कंडीशंस पर निकल कैटलिस्ट ऑप्टिमल वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, देन लास्ट पॉइंट जो है वो तो आप इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टीपल लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि ये वंडरवॉल फोर्सेस रहेंगे ना, तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, मल्टीपल लेयर भी हो सकता है। मल्टीपल लेयर क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये तो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो ये अट्रैक्ट कर सकते हैं आफ्टर अ लेयर ऑल्सो, ठीक है। बट केमिकल एब्जॉर्प्शन में कैसा होता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्म होता है, तो जो निकल है और हाइड्रोजन है तो उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, तो उसके ऊपर फिर कोई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मोनो लेयर या यूनी लेयर, यूनी का मतलब हो जाता है सिंगल, सिंगल मॉलिक्यूल का लेयर बनाता है, ठीक है। ये समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में? Yes, sir. ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग रहती है व्हेन वी टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन एज अ प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दैट देयर आर वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन समझ में आया, तो अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। किन फैक्टर्स से एब्जॉर्प्शन कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे हम लोग दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आप देखना, सबसे पहला फैक्टर रहेगा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट या नेचर ऑफ गैस, ठीक है। अभी इनफैक्ट
ये जो मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन आपको लिखाऊंगा, ठीक है, इसमें मैं आपको गैस ऑन सॉलिड एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको माइंड में रखते हुए ये फैक्टर्स बता रहा हूँ, ठीक है। लिक्विड ऑन सॉलिड भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, गैस ऑन सॉलिड भी हो सकता है, पर अभी जो मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ वो मैं गैस ऑन सॉलिड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड के फैक्टर्स भी सिमिलर रहेंगे, बस एक फैक्टर थोड़ा सा अलग रहेगा, वो मैं एंड में आपको लिख पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, पहला फैक्टर देखना, पहला फैक्टर रहेगा नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। सो यहाँ पर लेट मी पुट दिस थिंग हियर इटसेल्फ, ठीक है। नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट क्या होता है, जो सब्सटेंस एडसॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं, ठीक है, आपको याद हो आपने गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ा था कि रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं, ये कैसी गैसेस हैं, आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये टिपिकली पोलर गैसेस हैं, लाइक HCl, NH3, ठीक है। Cl2 पोलर नहीं है, बट स्टिल उसके बारे में बताऊंगा आपको कि ये HCl, NH3 ये पोलर गैसेस हो गई, ठीक है। एंड H2N2O2 ये कैसी गैसेस रहती है, दीज आर नॉन पोलर, ठीक है। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो इजीली लिक्विफाइबल गैस होती है, ठीक है, वो ज्यादा रेडिली एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, मोर इजीली लिक्विफाइड, मोर रेडिली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। जो गैस ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो सकती है वो गैस ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, क्यों, बिकॉज स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स रहता है उसमें, ठीक है। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से भी रिलेट कर देते हैं, ठीक है। उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से भी रिलेट कर देते हैं कि अगर मान लो गैस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा हायर टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई हो सकती है। जैसे H2 और SO2 हो गया कंपेयर करने के लिए, ठीक है। H2 कैसी है, नॉन पोलर, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, तब जाके ये लिक्विफाई हो पाते हैं। बट SO2 कैसी है, SO2 इसके ये नॉन पोलर है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रूम टेम्परेचर 330 केल्विन पर भी लिक्विफाई हो सकती है, आप एडिक्वेट प्रेशर लगाओ तो ये भी लिक्विफाई हो जाएगी। तो जिन गैसेस का TC ज्यादा है, ठीक है, उनका x/m, ठीक है, x/m मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, x/m स्टैंड्स फॉर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, इसको बोलते हैं मास ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड अपॉन मास ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक है। जो भी चारकोल होगा पर ग्राम ऑफ चारकोल बोल लो, तो ज्यादा जिसका नेचर ऑफ ज्यादा जिसका TC रहेगा, ज्यादा जिसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे, ज्यादा इजीली जो गैस लिक्विफाई हो जाएगी वो ज्यादा रेडिली एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका आप इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल नोटिस करना, गैस मास्क जो होते हैं, ठीक है। तो गैस मास्क क्या होते हैं, गैस मास्क इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो जो गैस मास्क रहते हैं वो
एब्जॉर्ब कर लेते हैं हार्मफुल गैसेस, ठीक है, दे एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस, कैसी, लाइक HCl, अमोनिया, H2S, SO2, ठीक है, ये ऐसी जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दे लेट गो, ठीक है, लेट गो ऑफ गैसेस लाइक N2, O2, H2, ठीक है, इनको नहीं एब्जॉर्ब करते हैं। और हमारी ह्यूमन बॉडी को तो यही गैसेस चाहिए होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, O2 गैस ही चाहिए होता है, O2 N2 का मिक्सचर ही चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए। तो गैस मास्क क्या करते हैं, इन गैसेस को अलाउ कर देते हैं, बट ये हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आया पहला फैक्टर, विच इज द नेचर ऑफ गैस। कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? नो। ठीक है, दूसरा फैक्टर देखना, ठीक है। अच्छा, इसमें इनफैक्ट मैं एक और चीज हाईलाइट करके बताता हूँ, यहाँ पर एक और टर्म यूज होता है, ठीक है, इनफैक्ट लेट मी यूज दैट टर्म ऑल्सो, कॉम्पिटिटिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो इसमें कैसा हो जाएगा, जो ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब होती है गैस, ठीक है, वो क्या कर सकती है, वो वीकली एब्जॉर्ब को डिस्प्लेस भी कर सकती है। A strongly adsorbed substance may displace a weakly adsorbed substance, ठीक है। तो मान लो जैसे गैस मास्क है, ठीक है, अब गैस मास्क घर पे रखा हुआ है, ठीक है, घर में तो हार्मफुल गैस नहीं है, तो भी क्या होगा, उसकी सरफेस पर थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत N2O2 भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, बट उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मान लो अब वो गैस मास्क पहन के आप किसी ऐसी जगह गए जहाँ पर पॉइजनस गैस है, कोई चलती हुई बिल्डिंग में गए या कहीं पे ऐसे अंडरग्राउंड केव में गए, तो वहां पर क्या होगा कि जो हार्मफुल गैस है वो O2 या N2 को हटा के खुद एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज समथिंग दैट हेल्प्स आवर एप्लीकेशन ऑल्सो, कॉम्पिटिटिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको। जो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब सब्सटेंस रहेगा वो ज्यादा एंड पहले जाके डिपॉजिट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड फैक्टर ऑब्जर्व करना, दो फैक्टर, पहला फैक्टर मैंने आपको नेचर ऑफ गैस बताया, सेकंड फैक्टर आप ऑब्जर्व करना, दैट इज द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट तो हमने पढ़ ही लिया, दूसरा फैक्टर रहेगा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो उसमें आप नोटिस करोगे दैट किस तरीके का सरफेस है, उस पर कौन सी गैस एब्जॉर्ब होगी वो भी मैटर करता है। जैसे चारकोल हो गया, ठीक है, चारकोल हो गया या मेटल ऑक्साइड्स हो गए, सिलिका जेल या क्ले होगा, तो इन पर क्या होता है, ये जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं, ठीक है, इजीली लिक्विफाइड गैसेस के एग्जांपल मैंने आपको ऊपर क्या दिखाया था अभी, लाइक HCl गैस, अमोनिया गैस, ठीक है, H2S गैस, SO2 गैस, Cl2 गैस, ये इजीली लिक्विफाइड गैसेस जो होंगी ये चारकोल की सरफेस पे बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। पर ये जो गैसेस रहती हैं H2O2 N2, ठीक है, इनको हम लोग परमानेंट गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इनका नाम देखोगे यहाँ पर, ठीक है, इनको परमानेंट गैसेस भी बोला जाता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज लेस लिक्विफाइबल, ठीक है, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई होती है, लेस लिक्विफाइबल
और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट गैसेस. ठीक है. दे आर अब्सॉर्ब्ड बाय निकल कोबाल्ट, मतलब यहाँ पर ये इनका केमिसॉर्प्शन होता है. ठीक है. प्राइमरीली दे आर केमिसॉर्प्ड. यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर फिजिसॉर्प्शन हो जाता है. इजीली जो ये गैसेस अब्सॉर्ब हो जाती हैं. तो नेचर ऑफ अब्सॉर्बेंट पे भी फर्क पड़ता है. ठीक है. अच्छा, फिर नोटिस करना जो अब्सॉर्बेंट है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा. ठीक है. तो एज अ थर्ड फैक्टर अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे नोटिस करना, एज अ थर्ड फैक्टर हम लोग अब्सॉर्बेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोलते हैं. ठीक है. टाइप तो हमने बता दिया कि टाइप तो है ही सही एक फैक्टर कि कैसा टाइप का अब्सॉर्बेंट है, बट उसमें भी ऐसा होता है दैट हम लोग बोलते हैं एज अ फैक्टर एक्टिवेशन ऑफ अब्सॉर्बेंट. ठीक है. एक्टिवेशन ऑफ अब्सॉर्बेंट कैसा रहता है कि अगर हम लोग जो इसकी सरफेस प्रेजेंट है, ठीक है, अगर अपन पाउडर्ड फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, पाउडर्ड सॉलिड विल absorb more than bulk solid. Why? Because of greater surface area. ठीक है. जैसे चारकोल भी आपको चाहिए, चारकोल अब्सॉर्ब करे, तो ऐसे बड़ा टुकड़ा चारकोल का नहीं रखते, उसको क्या करते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े करके तोड़ के यूज करते हैं. तो उससे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है. ठीक है. सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो जाता है, उसका अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है. ठीक है. यहाँ पर सरफेस एरिया बिकम्स द की फैक्टर. ठीक है. तो इसको आप पाउडर करके भी बढ़ा सकते हो. ठीक है. या फिर आप हीटिंग करके भी बढ़ा सकते हो. ठीक है. पोस्ट हीटिंग क्या हो जाएगा, द सरफेस साइड्स बिकम फ्री, क्योंकि डिसॉर्ब हो गया ना गैसेस. तो हीटिंग भी कर सकते हो आप. पोस्ट हीटिंग द सरफेस साइड्स बिकम फ्री एंड एक्टिवेटेड फॉर फर्दर एब्जॉर्प्शन. ठीक है. तो मान लो आपको जैसे चारकोल यूज करना है, ठीक है, आपने उसको पाउडर भी कर दिया. अब पाउडर करने के बाद में आप क्या करो, आप उसको एक बार हीट भी कर दो. हीट करने से क्या हो जाएगा, वो चारकोल एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है. मतलब उस पर पहले से अगर कोई गैसेस अब्सॉर्ब थी तो वो उड़ जाएंगी, और अब वो फ्रेश या एक्टिवेटेड चारकोल और अच्छे से अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी रहेगा. ठीक है. अच्छा, देन फोर्थ फैक्टर ऑब्जर्व करना. ठीक है. हम लोगों ने नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ अब्सॉर्बेंट, एक्टिवेशन और अब्सॉर्बेंट देख लिया. अब नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर देखना आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर से भी अब्सॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है. ठीक है. कैसा, ये आप बहुत इजीली समझ सकते हो व्हेन आई विल पुट दिस इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. आप लोग खुद एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा.
ठीक है, पहले मैं इतना पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये रीड करो। समझ में आया? ठीक है, ये लास्ट वाला लाइन छोड़ दो। ठीक है, ये वाला मैं आपको अलग से लिख पाता हूँ। मैं यहाँ पर इंक्रीज इन टेम्परेचर तक लिख के छोड़ देता हूँ, और फिर ये लास्ट वाला मैं आपको दोबारा बोलूँगा। मैं इसको इतना ही लिखता हूँ, with the increase in temperature। फिजिक्स ऑप्शन के बारे में बात करूंगा। तो फिजिक्स ऑप्शन का अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये x/m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, कितना मास ऑफ गैस कितने मास ऑफ चारकोल पे एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, केमिस ऑप्शन में भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, केमिस ऑप्शन में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होना चाहिए, पर उसमें एक और नोटिसेबल चीज क्या होती है, दैट स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि केमिस ऑप्शन के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, हाउएवर इन केस ऑफ chemisorption the graph is different. Why? कैसे डिफरेंट है ये यहाँ पर नोटिस करना। chemisorption increases initially। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखाता हूँ, इनिशियली chemisorption इंक्रीज करेगा, बट फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो इसका ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। लेट मी पेस्ट दैट ग्राफ। इस तरीके से इसका ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो इनिशियल इंक्रीज होता है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है वो मैंने आपको बताया, दैट बिकॉज केमिसॉर्प्शन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए इनिशियली एनर्जी लगती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है इनिशियली, बट उसके बाद में क्या होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दी और आप फिर भी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो फिर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कैटलिस्ट के बारे में आप नोटिस करोगे तो देयर इज दिस
ऑप्टिमल टेम्परेचर डिफाइन करा जाता है। ठीक है, ये कैसा हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल टेम्परेचर, जहां पर कैटलिस्ट सबसे अच्छा काम करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग पढ़ते हो ना, जैसे मतलब आपने हीवर्स प्रोसेस पढ़ा कि N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, इसके लिए आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। तो उसमें एक साथ में उसकी टेम्परेचर कंडीशन भी बताते हैं कि इस कंडीशन पे आप करोगे तो ये रिएक्शन बेस्ट रहता है, सबसे फास्ट रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में? इज दिस क्लियर? Yes. ठीक, देन नेक्स्ट फैक्टर नोटिस करना, नेक्स्ट फैक्टर विल बी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जब गैसेस आर टू बी absorbed on the surface of solid। ठीक है, एंड this dependence, this impact of pressure, यहाँ पर आप देखना जैसे जैसे अपन प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब आप वापस से केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पर डेल्टा एन जी कैसा है, केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे अगर आप, तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है यहाँ पर, है ना, मतलब ऐसे सॉलिड प्लस गैस इज बिकमिंग सॉलिड ओनली। ठीक है, सॉलिड की सरफेस पर ही अब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ इसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफिकली कैसा रहेगा। ठीक है, एक्सटेंट मैं पहले एक बार स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन increases with the increase, extent of absorption increases with pressure and becomes maximum corresponding to the pressure called as equilibrium pressure। मतलब एक बार ग्राफ ड्रॉ करने दो। This is how the graph would be, that extent of absorption बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो आप, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है, एंड देन इट विल बिकम maximum, it will become saturated corresponding to a pressure called as equilibrium pressure। ठीक है, बियॉन्ड उसके आप बढ़ाते जाओगे तो ऐसा नहीं है कि और बढ़ता ही जाएगा, हमेशा ही बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसका सैचुरेशन आ ही जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको कैसा रहेगा ये प्रेशर के साथ में इसका डिपेंडेंस? Yes, sir. अच्छा, अब ठीक है, ये जो ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, इन ग्राफ्स को, ये जो ऊपर वाले थे मैंने टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाया, टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाया विद एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, बट प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ था, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन आइसोबार्स। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है और टेम्परेचर को वेरी करा रहे हैं,
यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है और प्रेशर वेरी करा रहा है, तो इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर को वेरी कराया जा रहा है। ऊपर कैसा हो रहा था, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है और टेम्परेचर को वेरी कराया जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? यस। ठीक है, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बनाऊंगा, ठीक है, एज एन एग्जांपल, ठीक है, एज एन एग्जांपल मान लो ये मैं प्रेशर वेरी कर रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन देख रहा हूँ, तो एक बार ग्राफ ऐसा आ रहा है किसी T1 टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी T2 टेम्परेचर पे ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा टेम्परेचर कम, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा? टेम्परेचर से देखो ना, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, फिजिक्स ऑप्शन के लिए बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, ये ग्राफ बनाया हुआ है आपके सामने। फिजिकल एडजॉर्प्शन पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता है ना, तो किसी गिवन प्रेशर पर किसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम है, T2 का, यानी कि T2 का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? नहीं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग नोटिस करेंगे दैट दीज आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना कि ये जो प्रेशर वाला पार्ट है, ठीक है, ये प्रेशर वाले पार्ट को थोड़ा सा मैथमेटिकली भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए वी विल हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्रॉन्डलिक या फिर लैंगमुइर इक्वेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल डिटेल रहेगा, बहुत कम टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जहां पर हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल बात करेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बात करेंगे। तो उसमें से एक एरिया ये है जहां पर ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इसको इसको ग्राफ को एक इक्वेशन के थ्रू डिस्क्राइब करा जाता है। ठीक है, तो इसी के अंदर मैं आपको लिख पाऊंगा। ठीक है, विल कॉल इट एज फ्रॉन्डलिक या फिर लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना दैट लेट मी राइट इट एज मैथमेटिकल, just 1 second, एक आई थिंक मेरा वन नोट ही क्रैश कर गया, जस्ट 1 minute गाइस।
एक मिनट देना। ठीक है, सो जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा था, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो यहीं से फिर एक्चुअली ऐसा करते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 5 मिनट में तो ये हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग ये जो ग्राफ हमने बनाया है इसको डिस्क्राइब करता हुआ एक मैथमेटिकल इक्वेशन और उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में देखो प्रोग्रेस करेंगे। मैं आपको बुकलेट में से ही इंफॉर्मेशन कट पेस्ट कर करके इसमें ऐड करता जाऊंगा एंड आपके लिए कस्टमाइज्ड नोट्स बनाता जाऊंगा। जहां जहां पर मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डालनी है तो मैं डाल के आपको यहाँ पर ऐड करके देता जाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज काफी थियोरेटिकल ही चलता रहेगा ये चैप्टर। ठीक है, चलो फिर आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं फिर इसी के आगे आपका आगे का पार्ट रिज्यूम करूंगा। ठीक है, कुछ डाउट पूछना है आप लोगों को? एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट, इफ नॉट देन लेट मी। हाँ, क्या कह रहे हो विशाल? स्टार्टिंग में कौन सा पार्ट? ये और आज जो absorption? हुआ तो एक बार स्टार्टिंग से देखा हो। ये तो मैंने जस्ट ऐसे हाँ, आउटलाइन दिया था कि चैप्टर थियोरेटिकल है, इसमें दो इंपॉर्टेंट नहीं पार्ट्स हैं। मतलब स्क्रॉल करो सर, स्टार्टिंग से लास्ट तक स्क्रॉल कर दो एक बार। देख लो। ठीक है, समझ में आया? यस, चलो, थैंक यू ऑलराइट, सर। ठीक है, थैंक यू गाइस।